हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मैकडूगल का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखिए, जो मैकडूगल है, इनका संवेगात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो DSSB, CTET, UPTET, KVS, NVS, हर टीचिंग एग्जाम में मूल प्रवृत्ति और संवेग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी संवेग क्या चीज़ है। तो देखिए, संवेग इंग्लिश में अगर मैं इसकी बात करूँ कि अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं, तो अंग्रेज़ी में इसको कहा जाता है इमोशन। क्या कहा जाता है? इमोशन। इमोशन मीन्स संवेग। ठीक है, इमोशन मीन्स क्या होता है? संवेग। देखिए, संवेग किस भाषा से लिया गया शब्द है और इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, जो ये संवेग है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? इमोवियर। इमोवियर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? उथल पुथल, हलचल, प्रेम, क्रोध। ठीक है, हलचल, प्रेम, क्रोध, ये जब ये होता है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है इमोवियर। इमोवियर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? उथल पुथल, हलचल। मीन्स संवेग क्या होते हैं? प्रेम, क्रोध, भय। ठीक है, देखिए संवेग क्या चीज़ है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ संवेग के बारे में कि संवेग मीन्स इमोशन। इमोशन के बारे में मैंने आपको बताया कि लैटिन भाषा का शब्द है, जो किससे लिया गया है? इमोवियर से लिया गया है। इमोवियर से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है? उथल पुथल, हलचल। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ और सरल शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ कि संवेग क्या चीज़ है। तो देखिए, संवेग जो है, मनुष्य अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, घृणा और आदि का अनुभव करता है। जैसे कि इंसान जो है, मनुष्य, वो सुख, दुख, भय, क्रोध, घृणा, ठीक है, आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। ये अवस्था क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। यही अवस्था क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। देखिए, संवेग जो है, ये इमोशन क्या होता है कि शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है। संवेग क्या है? कि व्यक्ति के शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है। चलिए, आशा करती हूँ कि जितना मैंने बताया संवेग के बारे में आपको समझ में आया होगा। देखिए, संवेग, इमोशन मतलब भय, क्रोध, डर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इंसान के अंदर संवेग होती है। ठीक है, शरीर को उत्तेजित करने वाली क्रियाएं, इसी को कहा जाता है संवेग। चलिए, कुछ डेफिनेशन है, मैं उनके साथ आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जैसे कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी वुडवर्थ। इन्होंने संवेग के बारे में क्या डेफिनेशन दी है कि देखिए, वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है। संवेग व्यक्ति की कैसी दिशा है? उत्तेजित दशा है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। चलिए नेक्स्ट बताते हो जर्सील्ड। जर्सील्ड ने क्या कहा है संवेग के बारे में? इन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जर्सील्ड ने कहा है किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की अवस्था को संवेग कहते हैं। मैकडूगल ने क्या कहा है? मैकडूगल ने कहा है संवेग प्रकृति का हृदय है। जो संवेग है, मैकडूगल ने कहा है, ये क्या है? प्रकृति का हृदय है। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ गेट्स के बारे में। संवेग वह घटना है जिनसे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। अशांत या उत्तेजित हो जाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है गेट्स ने। संवेग वह घटना है जिनसे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ रोज के बारे में। नेक्स्ट हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं रोज। इन्होंने क्या कहा है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिससे रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। रोज ने कहा है कि संवेग जो है, वो चेतना की वह अवस्था है जिससे रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। देखिए, जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ये तो आपको 2 से 4 बार आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, जैसे कि जर्सील्ड, वुडवर्थ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। वुडवर्थ से पूछा जाता है कि बताइए संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है, ये किसकी परिभाषा है? तो आपका आंसर होगा वुडवर्थ। इसी तरीके से जर्सील्ड, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की अवस्था क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। ये किसने कहा है? किसने ये डेफिनेशन दी? तो जर्सील्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करती हूँ जितना मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले ही मैंने आपको बताया कि मैकडूगल का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संवेग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और इंग्लिश में इसको अगर इमोशन कहते हैं तो वो कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है, वो मैंने आपको बताया, उसका अर्थ बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने
और सरल भाषा में आपको समझाया कि संवेग होता क्या है। वो बताने के बाद अब मैं आपको बता रहा कुछ डेफिनेशन इसकी बताई हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगी जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैकडूगल का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। अब मैं उसके आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैकडूगल का जो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने मैकडूगल के बारे में जो भी मैंने आपको बताया था कि संवेग वगैरह वो सब आपके साथ डिस्कस किया है। अब मैं आपको बताऊं कि मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्कस करती हूँ। चलिए ठीक है, मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां मानी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई भी यूपीटेट का एग्जाम देंगे या एचटेट का एग्जाम, कोई भी टीचिंग का एग्जाम जो आप देना चाहते हो, तो वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए मैकडूगल का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां मानी हो, तो आपका आंसर होगा मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां मानी है। इनके साथ एक मनोवैज्ञानिक और हैं, वो कौन है? गिलफोर्ड। इन्होंने भी क्या माना है? गिलफोर्ड ने भी 14 ही मूल प्रवृत्तियां मानते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। 1949 में मैकडूगल ने अपनी मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। या अगर पूछा जाए एग्जाम में कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत कब दिया, तो आपका आंसर होगा 1949 में मैकडूगल ने अपनी मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मूल प्रवृत्तियाँ 14 जो मैंने आपको बताया कि कितनी है, 14 मूल प्रवृत्तियाँ वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ, मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ एक एक संवेग होता है, वो भी मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, जैसे कि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, तो इसका संवेग क्या होगा? आश्चर्य। एकदम इंसान कैसा हो जाएगा? कोई क्यूरियोसिटी उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो वो कैसा हो जाएगा? आश्चर्य, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। पलायन, पलायन से जुड़ा हुआ ये पलायन क्या है, ये आपको पता करना है कि मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी। तो देखिए, जिज्ञासा, पलायन, सामूहिकता, युयुत्सा, आत्मगौरव, दैन्य, संचय प्रवृत्ति, प्रतिकर्षण, शारणागत, काम, हास, हास मीन्स हंसना, भोजनावेशण। तो इस तरीके की ये सारी क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जिज्ञासा का क्या हो जाएगा? आश्चर्य। पलायन क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है, इसका क्या हो जाएगा? भय। इससे जुड़ा हुआ संवेग क्या है? भय, डर। ठीक है, पलायन का क्या हो जाएगा? भय, डर। सामूहिकता एक मूल प्रवृत्ति है। सामूहिकता मतलब समूह में, और इसका संवेग क्या हो जाएगा? अकेलापन। ठीक है, अकेलापन, सामूहिकता, अकेलापन। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है, इसका क्या हो जाएगा? इसका जो होगा संवेग, इससे जुड़ा हुआ कौन सा संवेग है? क्रोध, मतलब गुस्से में आ जाना। आत्मगौरव, आत्मगौरव जैसे कि आप समझ रहे हैं, गौरव, आत्मगौरव, गर्व करना, तो ये इसकी इससे जुड़ा हुआ संवेग क्या हो जाएगा? श्रेष्ठता, श्रेष्ठता की भावना। ठीक है, आत्मगौरव मतलब श्रेष्ठता की भावना। दैन्य मतलब आत्महीनता, दैन्य से जुड़ा हुआ संवेग कौन सा है? आत्महीनता। संचय प्रवृत्ति, इससे जुड़ा हुआ संवेग है स्वामित्व की भावना। संचय प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग कौन सा है? स्वामित्व की भावना। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण का हो जाएगा घृणा, मतलब नफरत करना। शारणागत, शारणागत मीन्स हो जाएगा कष्ट। ठीक है, कष्ट। काम, कामुकता। हास, हंसना मीन्स आमोद। इसका संवेग अगर पूछा है कि बताइए हास हंसना का जो संवेग है वो कौन सा है, तो आपका आंसर होगा हास हंसना का हो जाएगा आमोद। क्या हो जाएगा? आमोद। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी भोजनावेशण मीन्स भूख। भोजनावेशण से जुड़ा हुआ संवेग कौन सा होगा? भूख। आप भोजनावेशण से समझ रहे होंगे भूख। शिशु रक्षा, संतान की कामना, या तो आप कह सकते हो शिशु रक्षा या फिर संतान की कामना। तो इसमें क्या हो जाएगा? वात्सल्य, स्नेह। क्या हो जाएगा? वात्सल्य, स्नेह। इसी तरीके से होता है रचनात्मकता। रचनात्मकता से जुड़ा हुआ संवेग कौन सा है? सृजनात्मकता की भावना, सृजनात्मकता की भावना। देखिए, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैंने आपको जितना बताया सारी मूल प्रवृत्तियां आपको बताई हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 के 14 मैंने आपको बताई, जैसे कि जिज्ञासा, पलायन, सामूहिकता, युयुत्सा, आत्मगौरव, दैन्य, संचय प्रवृत्ति, प्रतिकर्षण, शारणागत, काम, हास या हंसना, भोजनावेशण, शिशु की रक्षा या फिर रचनात्मकता। तो 14 की 14 मैंने आपके साथ डिस्कस किए। 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 मूल प्रवृत्तियों के जो संवेग है वो भी मैंने आपको बताए हैं।
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी यूपी टेट हुआ था तो उसमें भी पूछा गया है कि बताइए युद्धसा क्या है। तो आपको जब पता होगा, आपने 14 पढ़ रखी होंगी, तो आप फौरन बताएं कि युद्धसा क्या है। युद्धसा एक मूल प्रवृत्ति है जिससे जुड़ा हुआ संवेग कौन सा है, क्रोध। इसी तरीके से पूछा है, बताइए आत्मगौरव क्या है, मूल प्रवृत्ति या संवेग। तो आप मूल प्रवृत्तियां याद रखना, संवेग आप खुद ब खुद ही कर दोगे। जब आपको मूल प्रवृत्तियां पता होंगी तो आत्मगौरव क्या हो गया, मूल प्रवृत्ति हो गया, उसका जुड़ा हुआ संवेग क्या हो जाएगा, गौरव, मतलब श्रेष्ठता की भावना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद करने हैं, मूल प्रवृत्ति और संवेग। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ऐसा पूछ रहा है कि मैकडोगल, और मैंने आपको बताया कि इनके साथ साथ एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है गिलफोर्ड। इन्होंने भी संवेगों की कितनी संख्या बताई है, मैकडोगल व गिलफोर्ड ने संवेगों की संख्या बताई 14। कितनी बताइए, 14। चलिए, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए सामूहिकता। मैंने भी आपको क्या बताया कि सामूहिकता एक मूल प्रवृत्ति है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सामूहिकता बताइए एक मूल प्रवृत्ति है, तो इससे जुड़ा हुआ जो संवेग है वो क्या है, तो आपको पता है सामूहिकता मतलब समूह, तो अकेलापन, अकेलापन इससे जुड़ा हुआ एक संवेग है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया, क्या पूछा कि मैंने भी आपको बताया आत्मगौरव मतलब आत्मगौरव अगर पूछेगा तो आत्मगौरव से जुड़ा हुआ संवेग आप कौन सा बताएंगे, किससे जुड़ा हुआ संवेग है, श्रेष्ठता की भावना। तो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखिए, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि संवेग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि संवेग जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा के शब्द इमोवियट से। किससे हुई है, इमोवियट से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, मतलब उथल पुथल। तो संवेग जो है वो इससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि संवेग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपका आंसर होगा संवेग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है, इमोवियट से, जिसका अर्थ क्या होता है, उथल पुथल, हलचल। ठीक है, देखिए इसी तरीके से डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं, मतलब किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ये जो परिभाषा है किसने दी है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने भी आपके साथ डिस्कस की थी। तो ये परिभाषा दी है जर्सील्ड ने। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसने कहा, तो आपका आंसर होगा वुडवर्थ ने कहा। ठीक है, तो ये कुछ मैकडूगल का संवेगात्मक विकास से संबंधित एक सिद्धांत था, मूल प्रवृत्तियां उन्होंने दी हैं, तो वो मैंने आपके साथ सब डिस्कस किए हैं कि संवेग कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा का शब्द है, उसका अर्थ क्या है, वो सब मैंने आपको बताया। कुछ उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं 14, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। कुछ डेफिनेशन थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो भी मैंने आपको बताई हैं। चलिए, अब मैं आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करती हूँ, जिससे कि आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, संवेग की प्रकृति या विशेषताएं वैसे एग्जाम में पूछे तो नहीं जाती, पर नॉलेज के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, संवेग की प्रकृति या विशेषताएं मतलब सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी संवेग की व्यापकता। संवेग की व्यापकता मतलब संवेग सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। देखिए, सभी प्राणियों के अंदर क्या होता है, जितने भी मनुष्य हैं सभी के अंदर क्या होता है, संवेग पाए जाते हैं, परंतु इनकी प्रबलता सभी में भिन्न भिन्न होती है। देखा होगा आपने, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है। कैसे, जैसे कि किसी व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई इंसान जो होता है वो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, उसे गुस्सा ही नहीं आता। किसी के अंदर सहन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त की कैपेसिटी नहीं होती। तो संवेग प्रत्येक प्राणी में कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। देखिए, संवेग की व्यापकता जो है, मैंने आपको बताया कि संवेग सभी प्राणियों में पाया जाता है, परंतु सभी में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी के अंदर ज़्यादा गुस्सा होता है, क्रोध, किसी के अंदर कम होगा। ठीक है, कोई इंसान ज़्यादा डर कर रहता है, किसी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो सभी में कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। चलिए, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपको मैं बताऊंगी कि संवेग की मैं आपके साथ क्या बता रही हूँ, प्रकृति या विशेषताएं। तो पहली विशेषता मैंने आपको बताया संवेग की व्यापकता। दूसरी विशेषता मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी शारीरिक परिवर्तन। देखिए, जब इंसान के साथ शारीरिक परिवर्तन कैसे, मतलब किसी इंसान को गुस्सा आया, ठीक है, वो क्रोध में है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटी होगी। मतलब कैसी एक्टिविटी, उसके शरीर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। या तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जब मूड में होता है, उसका फेस के एक्सप्रेशंस अलग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा होपलेस हुआ है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई मिलेगी। तो इस संवेग से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। देखिए, शारीरिक परिवर्तन मतलब
संवेग की दशा में शारीरिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आंतरिक परिवर्तन, या फिर आप इसको कह सकते हैं शारीरिक परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन मीन्स शरीर के अंदर का जो परिवर्तन है वो। तो देखिए आंतरिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा? आंतरिक परिवर्तन में हो जाएगा कि जल्दी जल्दी सांस लेना, हृदय के धड़कन तेज होना। मैंने भी आपको बताया कि संवेग का शारीरिक परिवर्तन से जो अर्थ है यहाँ पर वो ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को संवेग से वो बिल्कुल क्रोधित हो चुका है, मतलब एकदम से गुस्सा से इतना आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी सांस लेगा, या फिर हृदय की धड़कन तेज होना, पाचन क्रिया प्रभावित होना। तो ये हो जाएंगे आंतरिक परिवर्तन, मतलब आंतरिक शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं ये। अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं शारीरिक परिवर्तन, एक तो आंतरिक और एक बाह्य परिवर्तन। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बाह्य परिवर्तन। देखिए बाह्य परिवर्तन में क्या देखने को मिलेगा? अभी मैंने आपको शरीर का आंतरिक परिवर्तन बताया कि हृदय की गति का तेज होना, ठीक है। तो इसी तरीके से बाह्य परिवर्तन में क्या होगा कि आप बाह्य परिवर्तन क्या देखेंगे कि जो इंसान क्रोधित है या घबराया हुआ है या डरा हुआ है तो उसकी आवाज़ में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा बाह्य परिवर्तन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विचार प्रक्रिया का लुप्त होना। देखें थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जो थर्ड विशेषता है वो ये है कि विचार प्रक्रिया का लुप्त होना। आपको पता है कि अगर कोई इंसान संवेग, मतलब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध में है, मतलब क्रोध क्या है? एक संवेग तो है। भय क्या है? एक संवेग है। डर एक क्या है? संवेग है, ठीक है। तो देखिए विचार प्रक्रिया का लुप्त होना मतलब विचार जो हमारे थॉट है, अगर हम क्रोधित हो गए तो वो लुप्त हो जाती है। कैसे? कुछ टाइम के लिए। देखें संवेगात्मक दिशा में व्यक्ति सामान्य स्थिति में नहीं रहता। जो संवेगात्मक दिशा है उसमें व्यक्ति क्या रहता है? सामान्य स्थिति में नहीं रहता और उचित अनुचित में व्यवहार नहीं कर पाता। क्या चीज़ उचित है और अनुचित उसमें व्यवहार नहीं कर पाता जब वो क्रोध में होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्रोध आने पर मारने पीटने को तैयार होना। अगर किसी को क्रोध आया तो वो क्या हो जाएगा? मारने पीटने के लिए तैयार हो जाता है। इसी को कहते हैं कि विचार प्रक्रिया का लुप्त होना। जब कोई इंसान क्रोधित है तो वो उचित एंड अनुचित में अंतर नहीं कर पाता, वो उचित या अनुचित व्यवहार नहीं कर पाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। उसकी सोच विचार की शक्ति कैसी हो जाती है? क्रोध के टाइम में समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो क्रोध आने पर मारने पीटने को तैयार होना, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत जो सरल लैंग्वेज है उसमें मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संवेग में अस्थिरता। अस्थिरता क्या होती है कि जब संवेग होते हैं तो वो कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर गुस्से में तो पूरा टाइम गुस्से में ही रहेंगे, नहीं। अगर हमें गुस्सा आया, मान लिया गुस्सा आता है हमें, थोड़ी देर के लिए आया क्रोध, तो देखिए संवेग अस्थिर होते हैं। संवेग की दिशा थोड़े समय तक होती है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट वो लंबे टाइम तक अब जिंदगी भर चलेंगे, नहीं। हमें गुस्सा आया, थोड़ी देर के लिए आया, 10 से 5 मिनट में शांत हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि संवेग कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं, ठीक है। क्रोध में इंसान ये तो नहीं कि परमानेंट वो क्रोध में ही रहेगा, वो थोड़ी सी टाइम के बाद क्या हो जाएगा? खुद ही खुद शांत हो जाएगा। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, क्रोध में माँ बालक की पिटाई कर देती है। अगर माँ को क्रोध है, गुस्सा है, तो वो क्या करेगी? अपने बच्चे की पिटाई कर देगी। लेकिन परंतु क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही देर के बाद उसका गुस्सा गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा और वो अपने बच्चे को प्यार करने लगती है। तो मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है कि संवेग जो है वो अस्थिर होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो जाते हैं, वो थोड़े ही समय के लिए आते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा संवेग जो मैंने आपको बताया कि संवेग कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट इसका ये रहेगा कि संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति का होना। क्रियात्मक मतलब जब हमें संवेग होता है, मतलब हमारे अंदर कोई भी, जैसे कि मान लो हम क्रोधित हैं या हम डरे हुए हैं, तो कोई ना कोई क्रिया ज़रूर होगी, ठीक है। संवेग मतलब संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति का होने का यहाँ पर जो अर्थ है वो क्या है? क्रियात्मक मतलब किसी क्रिया का होना। अगर कोई इंसान क्रोधित है, क्रोध से भरा हुआ है, उसे गुस्सा आ रहा है, तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करेगा। या फिर कोई इंसान डरा हुआ है, संवेग ये तो होता है भय, डर, क्रोध, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है? घृणा, ये सब क्या हो गए? हमारे संवेग तो हैं। संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति का होने का यहाँ पर अर्थ है कि प्रत्येक संवेग का संबंध एक क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है। किससे? प्रत्येक संवेग का संबंध एक क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है। जैसे कोई इंसान डरा, उसको वो डर में है, तो जैसे उसे डर लगा वो वहां से क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा। तो मतलब एक क्रिया करे ना कि डरा हुआ है तो भागा, ठीक है। आमोद में हंसना आदि,
तो मैंने क्या बताया आपको कि संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति का होना, प्रत्येक संवेग का संबंध एक क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है, जैसे कि भय में भागना, आमोद में हंसना। देखिए, आई होप कि जितना मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छी और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, चीज़ों को काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है। देखिए, जितना मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो एग्जाम में से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस आप इतना करके जाइए। और ये जो मैंने विशेषताएं आपको बताई, प्रकृति एंड विशेषताएं, तो ये बस एक समझ के लिए मैंने बताया था। अब आपको बहुत ही अच्छे से संवेग क्लियर हो गए कि संवेग आखिर है क्या चीज़। ठीक है, आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया, जिससे कि मुझे आपके थॉट्स जानने को मिलेंगे कि आपको किस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं और किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट करके आपको बताने की ज़रूरत है। मतलब किस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हर उस बच्चे तक ये वीडियो पहुँचाएं जो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको बताती हूँ कि इस चैनल पर मैं आपको हिंदी भी पढ़ा रही हूँ। मैंने हिंदी के कुछ टॉपिक करा के अपने इसी यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।